जानते हैं आज के सेशन में कि जेआरएफ किस तरीके से निकलता है, कितना स्टाइफंड मिलता है और कैसे कैसे क्वालिफाई करते हैं, पेपर 1 में कितनी तैयारी करनी होती है, पेपर 2 को कितने घंटे देने होते हैं, एमसीक्यूज कब लगाने होते हैं, मॉक टेस्ट की क्या ज़रूरत होती है, थ्योरी कितनी पढ़नी होती है, नोट्स कैसे बनाने होते हैं, एवरीथिंग। और लास्ट के दिनों में कैसे करना होता है। जेआरएफ का मेरी पूरी जर्नी आपको मैं 3 फेज में बताऊंगा कि मैंने स्टार्ट किया, लास्ट का एग्जाम कैसा था और एग्जाम वाले दिन प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए। तो नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का स्वागत है आज राज जेआरएफ का जानने के लिए। तो राज जेआरएफ का खुलेगा आज अनिल बिश्नोई के साथ। अनिल बिश्नोई जो आपके सामने बैठे हुए हैं, ये पिछली बार के जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं और ये खुद अभी एनएसएनआईएस पटियाला में मास्टर्स कर रहे हैं शायद अपनी, एम आई राइट। यस और सर। उसी के साथ साथ में अपना कीमती समय, क्योंकि देखो मास्टर डिग्री एनएसएनआईएस से करना और काफी मतलब समय बहुत ज्यादा होता नहीं है किसी के पास भी। हर किसी के पास जो भी पढ़ रहा है उसके पास में समय बहुत कम है। तो उतने जितना भी कीमती समय मिला था उस कीमती समय में से इन्होंने समय निकाला हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहली चीज तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि जितने आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद में दूसरों को क्वालिफाई करने की राह दिखाना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है जब समय के पास में भी समय नहीं है। आज आप सभी को पता है कि समय के पास में भी समय नहीं है। इतना समय जो है अपने आप में ही बहुत ज्यादा, लाइफ शेड्यूल इतना तगड़ा हो चुका है कि बिजी बहुत हो चुके हैं। तो बिना समय को गवाए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज के सेशन में कि जेआरएफ किस तरीके से निकलता है, कितना स्टाइफंड मिलता है और कैसे कैसे क्वालिफाई करते हैं, पेपर 1 में कितनी तैयारी करनी होती है, पेपर 2 को कितने घंटे देने होते हैं, एमसीक्यूज कब लगाने होते हैं, मॉक टेस्ट की क्या जरूरत होती है, थ्योरी कितनी पढ़नी होती है, नोट्स कैसे बनाने होते हैं, एवरीथिंग। और लास्ट के दिनों में कैसे करना होता है। जब जेआरएफ ने अपना जो आंकड़ा है वो 206 पे लाके रख दिया है, मतलब कहाँ 156 150 पे जेआरएफ हो जाता था, आज कहाँ आपका देखने को मिल रहा है 206। तो इतने बड़े आंकड़े को कैसे हासिल किया जाए, आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम जानते हैं अनिल बिश्नोई से। सो वेलकम अनिल बिश्नोई, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। मैं इतना कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा ब्रीफली रखूं, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मेरा नाम अनिल बिश्नोई है। मैं मूल रूप से बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूं और मैंने मेरी ग्रेजुएशन जो मैंने बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल से की थी, जिसमें स्पेशलाइजेशन मेरा एथलेटिक्स था, जो मैंने 2020 टू 24 में फिनिश कर ली थी। फिर 24 में ही मैंने नेशनल नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो मक्का कहा जाता है स्पोर्ट्स का, वहां से मैंने मास्टर्स ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जिसमें स्पेशलाइजेशन मेरा एथलेटिक्स है, वो मैं फिलहाल अभी मैं थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसे नहीं है कि मैं प्रॉपर पढ़ाई कर चुका हूँ, क्योंकि मैं 2 बार नॉर्थ ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें 400 मीटर का मैं एथलीट था, और एक एक बार मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप भी चुका हूँ यार। 2024 के बाद 24 के बाद अगर मैं आपको जेआरएफ का मेरी पूरी जर्नी आपको मैं 3 फेज में बताऊंगा कि मैंने स्टार्ट किया, लास्ट का एग्जाम कैसा था और एग्जाम वाले दिन प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा, जैसे मेरा एनआईएस में एडमिशन मेरा 2024 में हो गया था, जून के महीने में। तो फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा मेरे को अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट को समझने में थोड़ा टाइम लगा, तो उस साल मैंने दिसंबर का अटेम्प्ट में देना चाहता था, बट मेरे सीनियर्स ने गाइड किया कि ऐसे ही जाके अटेम्प्ट वेस्ट मत करो, इससे अच्छा अच्छे से प्रिपेयर करके फिर जाओ। एक तो कह रहा है कि ऐसे ही जाओगे तो थोड़ा डिमोटिवेट भी होगा कि यार ऐसे ही अपन गए उठ के चले गए, और उसमें अपना टाइम वेस्ट भी होगा, डिमोटिवेशन भी होगा। तो सबसे पहला स्टेज ये होता है कि हमें अपना कोर्स को पूरा सिलेबस को पूरा खत्म करना है, जिसमें हमारे लिए पेपर 2 का कंपेयर में पेपर 1 थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो हमें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जैसे मेरे लिए भी फील हुआ, मोनू सर, जैसे मेरे को मैथ्स और डीआई का जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अक्सर मैंने, होता है। हाँ सर, कि क्योंकि हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में आ गए थे पिछले 4 साल से, तो उसमें हम सारा स्पोर्ट्स का ही पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स फिजियो।
स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सारा मिला जुला के स्पोर्ट्स का पढ़ रहे थे, जिसमें मैथ्स का इतना हमारा था भी नहीं। तो वो थोड़ा सा मेरे को फील हुआ कि ये कैसे होगा। फिर उसमें और चैप्टर आए, जैसे हायर एजुकेशन आया, लॉजिकल रीजनिंग आया, वो भी पूरा ऊपर से गया। तो मैंने कहा कि ऐसे तो होगा नहीं, तो मैंने पूरा स्क्रैच से शुरू किया। तो आज भी याद होगा, मैंने स्टार्ट किया था 26 जनवरी को किया था। तो 26 जनवरी को अच्छा था उस दिन, उस टाइम अड्डा का थोड़ा ट्रिपल वैलिडिटी वाला आ रहा था। तो मैंने कहा सही है, ऑफर था, मैंने ले लिया। फिर स्टार्टिंग से किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि पूरा आप पढ़ाई पे करो। जैसे मैंने हर सेमेस्टर मैंने अलग अलग गेम सीखे हैं, और हॉबी के लिए, अपना इंटरेस्ट के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने लॉन टेनिस किया, वो अच्छे से सीखा। वो सीखने लगे। अभी फिलहाल मैं वेट लिफ्टिंग सीख रहा हूँ, तो उसमें ओलंपिक लिफ्ट्स वगैरह वो सब चल रहा है हमारा। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पूरे दिन पढ़ाई 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 करना है। आपको एक मैंने नेट में ये यूजीसी का ऑब्जर्व किया है कि इसमें फैक्चुअल चीजें से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा आती है। तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप अगर ग्रेजुएशन से पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट वो सारे सेम है। अगर आपने वहां पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो आपको ज्यादा आसानी होगी। तो आपको ये भी ध्यान में रख के चलना है। तो जैसे मैंने 26 जनवरी को ले लिया, उसके बाद से मेरा एक ही एम है, एक मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि इंसान को हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। चाहे रोज का 2 घंटा पढ़ रहे हो, उसको दो को लेके चलो। तो शुरुआत में मैं कहूंगा कि जैसे मैं आपको 5 मंथ्स में इसको डिवाइड करूंगा, तो स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ में आपको सिलेबस पूरा खत्म कर लेना है, जिसमें आप पर डे 3 to 4 आवर देखो, तो दोने देने से आपका हो जाएगा। जैसे अभी मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगा। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जैसा था, हमारी थ्योरी क्लासेस होती थी फ्रॉम 9:30 to 1 PM। फिर हमारा इवनिंग सेशन भी है, तो अब उसके लिए मेरे को अलग से टाइम निकालना पड़ता था। तो मैं मॉर्निंग 5 बजे उठता, उसको मेंटेन करके जब मैं क्लास के लिए जाता था, उससे पहले मैं ऑलमोस्ट मैं एक मोनो सर की क्लास हो गई, और एक पेपर वन से हो गया दोनों को। और एक आपको ये भी रखना है कि आप कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, मैं पेपर वन में ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, पेपर टू से हो जाएगा, या पेपर टू से नहीं होगा, पेपर वन से हो जाएगा। आपको पूरा बैलेंस लेके चलना है, ये दोनों को बराबर है। इवन मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग के 2 to 3 मंथ्स आपको थोड़ा पेपर वन में थोड़ा ज्यादा देना है, क्योंकि वो आपके लिए एकदम ही यूनिक है। उसमें आपने वो चीजें पहले पढ़ी नहीं होगी। तो जो चीज आप स्क्रैच से शुरू करते हो, उसको थोड़ा सा समय ज्यादा देना पड़ेगा। तो फिर मेरा शेड्यूल ये रहता था कि मैं सुबह 5 बजे उठा, 5:30 से मैं स्टार्ट हुआ, 7:30 तक 2 आवर्स मेरा अलग से इसका चल रहा था नेट का। फिर मेरे को अपना हमारा मास्टर्स का भी चल रहा है, जिसमें काफी थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस भी ज्यादा है, और थ्योरी भी हमारी काफी हाई रहती है। तो क्योंकि पूरा स्पोर्ट्स साइंस का रह गया, तो हमें उसका भी साथ में उसके प्रेजेंटेशन बनाने, उसकी उसका प्रॉपर हमारे क्लास टेस्ट वगैरह चलते थे, तो उसको भी साथ में मेंटेन करना थोड़ा हेक्टिक था, बट मेंटेन हो गया था। फिर आपको फिर 1 बजे आएगा, आपको खाना खाते टाइम या कुछ भी उस टाइम आपको इंस्टेड ऑफ कुछ मूवी या कुछ ऐसा देख रहे हो, उसकी जगह आप वीडियोस लगा के रख दो। उससे ये होगा कि आप जब तक आपके सारे सेंस ऑर्गन्स इसमें काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, हम जब कुछ नहीं कर रहे, तो अगर हमें कुछ पढ़ने का मन नहीं है, तो सर की वीडियोस लगा के ऑन कर दो, कोई भी वीडियोस, कोई भी एक टॉपिक पढ़ लो। और उससे पहले एक बड़ी बात ये भी कहना चाहूंगा कि आपको सिलेबस को फोकस करना है। सिलेबस से हटके हमें इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको एक्सट्रीम ज्ञान चाहिए। आपको जो ज्ञान, आपके पास जो नॉलेज है, वो आप इतना आपको इन डेप्थ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने फिजियोलॉजी में मसल का पूछ लिया, तो आपका मसल का पूरा पता होना चाहिए कि मसल कितने तरह के होते हैं, मसल फाइबर क्या है, सार्कोमेर क्या है, मसल कॉन्ट्रेक्शन कैसे होता है, कौन से एंजाइम्स में लगेंगे। फिर उसके साथ उसको आप अपने फील्ड में रिलेट करोगे, तो इसमें आपको सीखने में और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि जब तक आप एक सब्जेक्ट को दूसरे से कोरिलेट नहीं करोगे, तब तक थोड़ा याद करने वाली चीजें इसमें इतना है नहीं पेपर टू में। तो इसलिए आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, याद करने के लिए आपके चैप्टर है जिसमें हिस्ट्री वगैरह हो गया, उसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं है। बट उसमें भी मैं कहूंगा कि मोनो सर की जो ट्रिक्स वगैरह थी, वो अगर आप याद कर पाओ, तो उससे आपको कुछ नाम्स वगैरह याद, किसी का भी, कौन सी कंट्री का कौन सा ऑथर कहाँ से है, कोई फिजिकल एजुकेशन की कोई डेफिनेशन हो गई, वो आपको याद करना पड़ेगा। बट अगर कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, जिसमें हो गया एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हो गया, बायोमेकेनिक्स हो गया, किनेसियोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो गया, फिर रिसर्च हो गया, तो ये वो चैप्टर है जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर करके चलना है। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ में, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके चलूंगा कि जिससे आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। तो फिर आपको, जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 मंथ है, इसमें मेरा सिलेबस कवर हो गया था मेरे साइड से पूरा, जिसमें मैंने नोट्स बनाए थे। तो आपको
ये करना है कि मैं जैसे सर का जब लाइव क्लास होता था उस टाइम मोस्टली हमारा या तो फील्ड पे होता था। सर की वैसे भी इवनिंग में थी, सर ने वो डेट चेंज कर दिया था उसका थोड़ा सा ड्यूरेशन, कि फील्ड वाले से कोइंसिडेंट नहीं हो। बट वो उस टाइम मेरे को खाना भी बनाना होता था। अब यहाँ हम बाहर रहते हैं तो हमारे हॉस्टल में नहीं रहते हम बाहर, तो इवन कुकिंग वगैरह भी हमें खुद करनी है, रूम वगैरह साफ, ये सब कपड़े वगैरह, तो ये चीजें मैं सैटरडे संडे के लिए रखता था। बाकी खाना वाना बनाता था उस टाइम तो। मैं खाना बनाने के बाद बैठता था वापस, तो जिसमें मैं सर का 1x की जगह 1.5, 1.75 मैं इसमें ही करता था। इवन तो इसमें जब मैं पहली बार सर से मिला तो मुझे लगा कि सर बड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा सर को वो स्पीड में ही सुना है। तो इसको आप ये टेक्निक कर सकते हो कि अगर आपके पास समय कम है तो उसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लो और उसके साथ साथ नोट्स बनाओ। सबसे जरूरी है खुद के नोट्स। और उसमें राइटिंग का मैं जैसे प्रेफर नहीं करता कि उसको थोड़ा सा सुंदर ये वो ये अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हो। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जब सिर्फ आपको समझ आए, बाकी को लगे ये क्या बनाया है। तो मेरे हमेशा ऐसे ही होंगे, क्योंकि जब आप स्पीड में करोगे समझ के करोगे, उसके साइड में नोट्स में हमेशा स्पेस रखना कि अगर आपको कोई नई चीज पता चला, कोई फैक्चुअल चीज पता चला, वो सब आप उसमें ऐड करते जाओगे। तो मेरी एक एक मैंने बड़ा सा रजिस्टर लिया था जिसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों का अलग अलग। तो पेपर वन का जैसे सर का जो भी टॉपिक हुआ, कोई भी मैंने क्लास लिया तो उसका मैंने बना लिया। फिर उसके साथ आपको थोड़ा एडिशनल वर्क और करना है, क्योंकि सर ने बता दिया ऐसे क्वेश्चन है और ये टॉपिक है, तो अब आपको इन डेप्थ भी जाना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन और इवॉल्व हो रहे हैं। तो हर साल आपको खुद से भी करना पड़ेगा एफर्ट। जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं करोगे, स्पून फीडिंग से इंसान स्कूल पास हो सकता है, बट ग्रेजुएशन आ गई, मास्टर डिग्री है, तो हमें यूजीसी के लिए कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। तो उसमें आपको ये करना चाहिए कि आपके जो मास्टर्स में भी ये सेम सब्जेक्ट्स है, तो आपको उसके साथ को रिलेट करना है, उसके साथ आप और इन डेप्थ कैसे जा सकते हो। फिर आपने एक और कोर्स कर लिया तो इसके साथ मैं कहूंगा कि जैसे स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स है, उसमें आप वीकली मॉक, फुल मॉक एक दिया करो। उससे क्या होगा कि आपके जब तक वो, जैसे हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में कहते हैं कि जब तक स्किल को हम बार बार नहीं करेंगे तो वो हमारी मसल मेमोरी में नहीं आएगी। क्योंकि 3 घंटे बैठ के एक जगह बैठ के भी, आगे बैठ के भी लिखना काफी मुश्किल है। तो वो जब तक आप उसको फील नहीं करोगे एग्जाम को कि मैं ऐसे जाऊंगा फिर उसको ऐसे करूंगा, तब तक आपको वो समझ नहीं आएगा। तो आपको ये करना है कि हर दिन का आपने वीकली एक मॉक, फुल मॉक दे दिया। एंड देन जो जो आपका यूनिट खत्म हो रहा है, यूनिट वाइज मॉक देते रहो। यूनिट वाइज में वो छोटा ही होगा, 20 से 25 मिनट का होगा। उसमें आपका ये हो जाएगा कि आप, और मेन मॉक देने के बाद मैटर करता है एनालिसिस कैसे करोगे आप। आपने एक मॉक दे दिया, आउट ऑफ 20 मान लो आपके 8 क्वेश्चन सही है। अब आपको देखना है कि जो गलत हुए हैं वो कौन से टॉपिक से है, कौन से सब टॉपिक से आए हैं जो मेरा गलत हो रहा है, और वो गलत क्यों हो रहा है। तो उसमें आपको इन डेप्थ और जाना है। और अगर आपका कोई सही हो रहा है तो उसमें उसके उस क्वेश्चन के रिलेटेड और कुछ भी देखना है कि इस बार ये आया है, जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आएगा, बस कॉन्सेप्ट सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन आएगा मसल सिस्टम से, मस्कुलर सिस्टम से, वो फिक्स है। बट जरूरी नहीं है हर बार वो सार्कोमियर का पूछेंगे। अगली बार वो एक्टिन मायोसिन का पूछ लेंगे कि उन दोनों का फंक्शन क्या है, वो फंक्शनल प्रोटीन है या नहीं है। तो आपको इस वे में उसको, जब तक आप अपने हॉरिजन को वाइडर नहीं रखोगे तब तक आप उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप ये एक ये एक कहूंगा मोनू सर, जैसे ये यूजीसी नेट एक लूप है। इसमें हर साल बच्चे क्या करते हैं कि प्रिपरेशन होती है, रिवीजन होगा नहीं, फिर वापस एग्जाम, फिर नहीं हुआ, फिर उसमें वापस अगले टर्म में, तो वो जून दिसंबर के बीच में रह जाते हैं। तो इसमें आपको हर बार ऐसे सोच के चलना है कि यही लास्ट अटेम्प्ट है इसमें लेके, क्योंकि आगे मास्टर डिग्री में अब जैसे मेरे थर्ड सेमेस्टर में को अभी सिनॉप्सिस वगैरह सबमिट करना है। इवन तो मेरा जेआरएफ हो गया, बट मैं स्टिल पूरे टाइम बिजी रहता है, क्योंकि उससे आगे से आगे हमें अपना शेड्यूल पे देखना है, साथ में ट्रेनिंग करना है, फील्ड पे जाना है, और भी काम रहते हैं। तो इवन दो, तो फिर आपको ये सब एक साथ लेके चलना है, और आपको एक बार में ये सोच लेना है कि मेरा लास्ट टर्म है। इवन दो अगर आपकी इस साल प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको, आपने अभी स्टार्ट किया है जैसे 1 2 मंथ पहले, तो आप इस बार इसको ऑब्जर्व कीजिए और जितना आपसे हो पाए उतना आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको स्क्रैच से स्टार्ट कर कीजिए कि मैं स्टार्ट से कैसे करूँ, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। उस वे में आप जा सकते हो। तो फिर मैं वापस अपने पे आऊंगा, जैसे मैंने 3 to 4 मंथ जो मेरा फैब से लेके
मई एंड तक मेरा सिलेबस हो गया, उसके बाद आपको मॉक स्टार्ट करने हैं। और एक ये गलती करते हैं सर, जैसे बच्चे स्टार्टिंग से ही फुल मॉक देते हैं। तो जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं है तो मॉक नहीं देना चाहिए, मॉक को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मॉक से थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नंबर ही नहीं आ रहे। क्यों नंबर कैसे आएंगे, जब तक हम सिलेबस को एक बार में पूरा कवर नहीं कर लेते, तो उस टाइम तक हमें थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। बस जो जो चैप्टर हो रहे हैं यूनिट वाइज टेस्ट आप दे सकते हो, तो उससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। फिर लास्ट का 1 मंथ से पहले आपके स्टार्टिंग के 4 मंथ्स हो गए, 3 to 4 आवर पर डे इनफ है। उसके अलावा आप, ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन घर पे रहो, आपको प्रॉपर जो आपका फंक्शन रहता है रोज का 1 से 2 घंटा फिजिकल फिटनेस का निकालो। जब तक इंसान खुद फिट नहीं रहेगा ना, तो मेंटली इतनी देर बैठ नहीं पाएगा। तो अब हम स्पोर्ट्स वालों का तो हमारा यही है। तो आपको ये सब भी देखना है, साथ में मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैंने खेलना छोड़ दिया। खेलने के अलावा कुछ कंडीशनिंग कर लो, थोड़ा वॉक करके आ जाओ। उससे क्या होगा कि इंसान का थोड़ा सा ब्रेन वगैरह सही रहेगा। फिर आपको थोड़ा सा और सोचने में रहेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। वरना ये लाइफ पूरी बोरिंग फील होगा कि वही वही पढ़ रहा हूँ बार 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 बार। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि लास्ट 1 मंथ ये आप अभी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है। 1 मंथ में जैसे मोनू सर, मैं जैसे कहूंगा कि मैराथन, ये सर अपना यूजीसी नेट एक मैराथन जैसा है। तो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स आपको स्टडी पेस लेके चलना है। अब वो टाइम आ गया है, अब आपको स्प्रिंट खींचना है। अभी लास्ट का 1 मंथ, लास्ट के 1 मंथ में सिर्फ रिवीजन होगा और मॉक लगेंगे। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका नहीं हुआ है तो उसको अवॉइड ही करना अभी, क्योंकि अभी आप समझोगे, क्योंकि जब तक मॉक से प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर आपको उससे पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज में जैसे मैंने बताया कि वीक में एक मॉक इनफ है। फिर जैसे ही आप लास्ट के 1 मंथ में आओगे, आपको मॉक की संख्या पर वीक में 3 to 4 करनी है, फुल मॉक, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ रखना है आपको। और इसमें आप जैसा जैसा अपना आपको अगर अच्छा लग रहा है कि, तो यूजुअली मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पेपर 1, फिर आप पेपर 2 में जा सकते हो। क्योंकि पेपर 1 में थोड़ा सा मैथ है, मैथ में थोड़ा सा ब्रेन लगेगा, तो ब्रेन का ग्लाइकोजन डिप्लेशन होगा, तो थोड़ा सोचने की दिक्कत होगा। तो उसमें स्टार्टिंग में आपको प्रेफर करना है कि पेपर 1 से जाना है। तो लास्ट का 1 मंथ हुआ, उसमें आपको पर डे 8 to 10 आवर्स देने पड़ेंगे। तो सर जैसा मैं अपना इसमें बताऊंगा एक्सपीरियंस की, जैसे मैंने किया था, तो उस टाइम तक सर हमारे मई में हमारे सेमेस्टर एंड का एग्जाम हो गया था, सेकंड सेम का। फिर हमारी छुट्टियां हो गई थी। मैं घर गया, मैंने सीधी लाइब्रेरी बुक की अपनी। उसमें जाता था मॉर्निंग में 6, बीच में 2 घंटे खाना खाने के लिए आया, और फिर आता था रात के 8 बजे तक। तो मेरे 9-10 घंटे हो जाते थे। उसमें मेरा ये था कि जो मैंने अपने नोट्स बनाए वो हो गए, और उसके अलावा जो भी आपको सर का जो भी यूट्यूब में सर, अभी जैसे 1 मंथ होगा ना, सर के PYQ आने लग जाएंगे स्पीड में एकदम। फिर आपको वो वीडियोस 1.5-2x पे देखो। उसमें आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि जैसे वो सेम कॉन्सेप्चुअल चीजें आपके आगे से नहीं निकलेगी ना, तो वो आपको एकदम माइंड में नहीं आएगा, कि याद नहीं रहेगा। हमें काफी टाइम ऐसे लगता है कि हमारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है, बट अगर कोई भी फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल में आ गया, जैसे आजकल क्रोनोलॉजिकल आ रहे हैं सर, जैसे उसमें आपको अरेंज कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉपर आना चाहिए। क्योंकि उसमें ऐसा भी नहीं है कि हमें एक एक ऑप्शन आता है तो उससे हो जाएगा। तो इसमें आप उस वे में जा सकते हो। उसके बाद आपका जैसे 1 मंथ में लास्ट का मंथ 8 to 10 आवर्स पर डे, ये मिनिमम है। अगर इससे आप ज्यादा कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि 1 मंथ तक इंसान इस पेज तक खींच सकता है। ये एक तरह से स्प्रिंट फेज है पूरा। तो इसमें आपको एकदम स्पीड से जाना है। इसमें आपको मॉक भी देना है, साथ में फिर पेपर 1 का भी देखना है। बट इसमें मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको अपने हैंड रिटन नोट्स पे ही फोकस रखना है मेन, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। फिर आ जाएगा कि मैं लास्ट स्ट्रेटेजी, मेरा जो फेज होगा वो होगा एग्जाम डे। तो एग्जाम डे में मैं एक रिकमेंड करूंगा सर, जैसे मैंने फॉलो किया था कि मैं पहले गया, मैंने एक पानी की बोतल ली, उसमें नींबू पानी डाला, सॉल्ट वगैरह डाल के मैंने अपना इलेक्ट्रोलाइट बना लिया था कि क्वांटिटी चाहे कम हो, इलेक्ट्रोलाइट्स इनफ होने चाहिए। वो बॉटल ले गया। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर में सर एक ये भी प्रॉब्लम है कि 1 घंटा पहले बिठा देते हैं, अब स्क्रीन में अपना फेस दिख रहा है खाली। अब इंसान बैठा रहे, दाएं बाएं इतने सारे लोग हैं। तो उसमें जैसे मैंने फॉलो किया था, तो मैं ये सोच के गया था कि मेरे को स्टार्टिंग में एक दिन पहले आराम से 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, उठ के आराम से उस दिन थोड़ा सा जो अपने की पॉइंट्स है, तो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि अपना पेपर 2 का तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं। पेपर 2 में थोड़ा सा, पेपर 1 में जैसा होता है कि हायर एजुकेशन में थोड़ा सीक्वेंस पता चल जाए, यूनिवर्सिटीज कौन सी कब से क्या है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो आप लास्ट दिन पढ़ सकते हो, जो फैक्चुअल चीजें हैं।
बाकी कॉन्सेप्चुअल चीजों को तो एकदम अवॉइड करना है उस टाइम। तो फिर उसमें आप वो देख लिया, उसके बाद 1 घंटे आराम से पहले जाओ पेपर में, पेपर के लिए जाओ एकदम उस टाइम। फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, फिर आपने जितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप उस पे एक बिलीव रखो कि हाँ इतना इनफ है इस बार। अब मेरा जो भी होगा मैं अपना बेस्ट करूंगा। फिर आपको सेंटर जाना है। सेंटर जाने के बाद अपना एक फॉलो कर रखती है जिसमें राइट बना के, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, आपको क्या करना है कि वहां जाते ही हर किसी से बात नहीं करनी। अपने एक प्रॉपर एक अपना माइंड सेट लेके जाना है कि मैं ऐसे जाऊंगा, आराम से बैठूंगा, और जब कोई भी कुछ नहीं हो, क्योंकि सर मैंने जो ऑब्जर्व किया था, मोस्टली वहां बातें स्टार्ट हो गई कि आपने एमपीएड कहाँ से किया है, ये कहाँ से किया है। मैं तो अपने आंखें बंद करके सर लैपटॉप के आगे आराम से उसकी स्क्रीन के आगे बैठा हुआ था। तो मोस्टली सर ये भी होता है, क्योंकि फिर वो कहते हैं, वो फिर ऐसे पूछते हैं कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, आपने कितनी बार किए हैं, पिछली बार कितने नंबर आए थे आपके, कितने से रह गए। तो फिर ये सब थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करने वाली चीजें हैं, तो इसमें आपको अवॉइड करना है। तो मैंने सिंपल किया कि मैं किसी साइड देख भी नहीं रहा था, जब देखूंगा ही नहीं तो आई कांटेक्ट ही नहीं करना किसी से, तो बात ही नहीं होगी। तो मैं अपने आराम से गया, स्क्रीन में जाके आराम से बैठ गया। तो उस टाइम आप, जो मैं यूजुअली करता हूँ, मैं पहले भी करता था, जब भी कुछ स्ट्रेस हुआ आराम से अपनी आंख बंद करो, डीप ब्रीथ लो, डीप ब्रीथ छोड़ो, रिलैक्सेशन टेक्निक है साइकोलॉजी में, आराम से इसको आप फॉलो करो। ब्रीथिंग एक्सरसाइज है मोस्टली। जैसे हम प्लेयर्स का कहते हैं, जैसे वार्म अप फिजिकल चाहिए, वैसे मेंटल वार्म अप भी होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा इतना, बट आपको अगर ये सिंपल है, आप लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो आंख बंद करके, बस आप अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करो। उसमें इतना दिमाग भी नहीं लगाना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस अपना स्क्रीन पे करके, क्योंकि वो वाले हाफ आवर टू 45 मिनट्स होता है वो, उसमें करने को कुछ नहीं है। सामने एक पानी की बोतल रहेगी, मन किया वो पी लो, और उसके बाद आपको प्रॉपर उसमें दाएं बाएं नहीं देखना है, अपना उस पर फोकस रखना है, स्क्रीन को देखते हो या आंख बंद कर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। वो सबसे बेस्ट है। उसमें आपका ये होगा कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि, वरना सर एक जैसे माइंडसेट होता है कि कोई आ गया वो कहेगा वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, तो हाँ हमें लगेगा कि इससे कुछ पूछ लेंगे, ये कर लेंगे। बल्कि वैसा मौका मिलता नहीं है, हर जगह कैमरे वगैरह हैं, बट साइकोलॉजिकल है कि हाँ ये मुझसे ज्यादा जानता है, ये हम्म। है। तो आपको ये चीज अवॉइड ही करनी है। फिर आपको फिर आपका मैं नेक्स्ट फेज बताऊंगा कि पेपर स्टार्ट हो गया, जैसे स्टार्ट हुआ, हड़बड़ी कुछ नहीं करना है, आराम से। कितना हड़बड़ी करोगे, 8-10 सेकंड में आप इतने कुछ अलग से कुछ नहीं कर लोगे। तो आराम से पेपर को देख के जैसे मैंने किया, तो सर जैसे मैं मॉक में दे रहा था, एक हाँ एक चीज मैं भूल गया, जैसे आपको मॉक में पहले इसका प्रैक्टिस करना है कि पहले आप मैथ का डीआई का कर पा रहे हो, या आप या डीआई में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। जैसे सर मेरा थोड़ा सा मैथ का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बीच में, तो एकदम अलग से आया था, तो मैंने ये टेक्निक की थी कि मैथ में मेरे को 5 क्वेश्चन का जो डीआई है, वो मैं यूजुअली एवरेज मेरे टाइम लगता था 12 से 15 मिनट। ये चीज आपको मॉक देके खुद के ऊपर इवेलुएट करनी है कि हर तरह के क्वेश्चंस में मेरे को टाइम कितना लग रहा है। बट मेरे ये मेरा थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मॉडरेट से वीकनेस के ऊपर है। तो मैंने इस पे क्या किया कि इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, ये क्वेश्चन ऐसे हो गए थे कि कॉन्सेप्चुअल थे और फैक्चुअल थे। इनमें मेरे को विद इन 8 से 10 सेकंड मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को आता था, मैंने किया और मैं नेक्स्ट पे। तो मैक्सिमम उनको आप कह सकते हो कि वो क्वेश्चन मैंने 30-30 सेकंड में कर लिए। और मैं ये सोच के इसीलिए करता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मैथ में लगता है टाइम थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन में, और डीआई में भी थोड़ा लगेगा। बट आपको उसमें, अगर आपका उसमें टाइम लग रहा है, तो आपको दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस को थोड़ा सा उससे फास्ट करके वो मैनेज करना होगा। वो आपको खुद को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप में से कोई हो सकता है कि जिसका मैथ अच्छा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट जैसे मैंने किया तो, बट जिस हिसाब से अपने फील्ड में मोस्टली मैथ्स वीक ही होता है, तो मैं कहूंगा कि आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हो। तो इसमें आप जैसे मैंने किया, मैंने सीधा स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन स्किप किए, सीधा 6 से स्टार्ट किया। 6 से मैं पहुंचा 45 तक। फिर आखिरी के अपने आ गया, आरसी आ गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसमें भी ये है, लेकिन उसमें और डीआई में एक चीज अच्छी है कि अगर आपको वो आता है और अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो वो 100% सही होगा उसमें। इसके अलावा रिसर्च वगैरह में थोड़ा सा अगर ज्यादा फैक्चुअल हो गया, थोड़ा सा उसको घुमा के भेज दिया, तो चांसेस है कि गलत हो सकते हैं। तो मैं जैसा करता था कि मैंने सर स्टार्टिंग में एक, तो आपको एक ये भी कहना चाहूंगा कि जब आप फर्स्ट में जा रहे हो, अगर आपको आता है फर्स्ट गो में, आपको ऐसे जाना है कि अगर आपको आता है आप उसको कीजिए, नहीं आता है उसको स्किप करके नेक्स्ट पे आ जाइए। तो इससे एक ये होगा कि आप फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और एक, अगर जो क्वेश्चन गलत है,
और जो आपको नहीं आता है उसके बारे में आप फिर सोचोगे तो वो फिर भी नहीं आएगा। तो इसको आपको अवॉइड करना है। फिर आप, सर जैसे मैं इस पे अपना एग्जांपल लेके बताऊंगा सर, जैसे मैंने 6 क्वेश्चन से स्टार्ट किया, मैं पहुंचा 45, तब तक मैंने सर 18 क्वेश्चन मेरे हो गए थे, तो मेरे को ये था कि हाँ 18 मेरे सब सही है। अब मेरे को आना था डीआई पे, जिसके लिए मेरे को स्टार्टिंग के 18 क्वेश्चन है मेरे को विद इन 20 मिनट्स में हो गए थे, वन गो में। फिर मैं वापस आया, अब मैंने कहा कि मेरे को डीआई अच्छे से करनी पड़ेगी, तो फिर मैं डीआई के लिए सॉल्व किया, और इस बार डीआई हमारे सब्जेक्ट में इतना भी हार्ड नहीं आता। तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि डीआई आप, जो मैं करता था, तो मैं डीआई फिजिकल एजुकेशन का मैं पीवाईक्यू का देख लिया कि हाँ ऐसा लेवल का आ रहा है। उसके साथ आपको अलग सब्जेक्ट जो हार्ड सब्जेक्ट है, जैसे साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कॉमर्स का भी आता है, उसका भी हो गया, तो उस उनके थोड़ा सा डीआई थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसमें मिसिंग डीआई वगैरह हो गया। तो आप जब वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमारा वाला डीआई इजी लगेगा। तो आपको हमेशा उस वे में जाना है कि प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा डीआई को लेवल हार्ड ही रखो, क्योंकि आप अगर इजी रखोगे तो फिर आप अपने आप में बिना फालतू में कॉन्फिडेंस आएगा कि वो मुझसे हो रहा है सॉल्व। बट आपको उसके थोड़ा थोड़ा सा घुमा के देखना है कि डीआई थोड़ा सा अलग तरह से आ गया तो क्या होगा, जिसमें अलग है, ऐसा सीआई का थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, तो आपको वो भी देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने एक एक करके डीआई सॉल्व किए। डीआई करने के बाद फिर मैं आया मैथ में। मैथ में भी इस बार सर जैसे थोड़ा सा आया था कि ऑप्शंस में दे दिए, उसमें भी, उसमें जब आप देखोगे तो उसमें आपको वो आपको चारों के चारों ऑप्शन सॉल्व नहीं करने, उसका सर एक बी ऑप्शन था जिसमें सबके ऑप्शन अलग थे। तो मैंने सर जैसे बी ऑप्शन में जो सबसे अलग था उसका ऑप्शन टिक किया था, तो अभी भी मेरे को याद है कि उसका एक आंसर आया था, वन आया था, और वन का ऑप्शन सिर्फ एक पे था। तो सिर्फ एक एक मैथ की इक्वेशन सॉल्व करने से आपका पूरा क्वेश्चन सही हो गया। बाकी मैंने देखे भी नहीं है। एक से मैं ये भी गलती बताऊंगा, जैसे मेरे साथ वाले या मेरे सीनियर से मेरे को जो फीडबैक मिला कि वो मोस्टली यूं करते थे कि जैसे जैसे क्वेश्चन सही करते जा रहे हैं वो काउंट करते जाते थे, कि तो उसमें भी एक थोड़ा सा मेंटली रहता है। तो आप जो आपका वन गो में होता है आप उसमें कीजिए, सेकेंड टाइम में आप मैथ का और डीआई का सॉल्व कीजिए, फिर लास्ट वाले में आप आरसी पे आइए। क्योंकि आरसी में भी थोड़ा सा मेरे को टाइम लगता था, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होगा कि पैराग्राफ तो एक तो दो से तीन पैराग्राफ होंगे बड़े, ऊपर से सर उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो माउस से स्क्रॉल करते हैं वो ऊपर नीचे नहीं होता, वो लेफ्ट राइट होता है। तो जब लेफ्ट राइट का एक लाइन पड़ गया तो अब पता नहीं आगे क्या है, तो जब आगे घुमाते हैं तो पीछे वाला याद नहीं रहता था। तो इसमें थोड़ा सा आपका टाइम का लग सकता है कॉम्प्लिकेट। तो इसमें आपको उसका मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां स्क्रीन का सारा, पहले मुझे लगा कि मेरे साथ प्रॉब्लम है बट ये सबके साथ है। तो इसमें आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो लेकिन आपको डीआई और आरसी में थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन थे जिसमें मेरा 100% था। डीआई के पांचों सही थे मेरे, मैथ के सही थे, आरसी का भी सारा सही था। तो आपको उस वे में जाना है कि ये क्वेश्चन हाई स्कोरिंग है, इनको तो सही करना ही करना है। तो इससे हो गया पेपर वन का। पेपर वन का आपको कोशिश करना है कि 45 to 50 मिनट्स में आप ऑलमोस्ट सारा कवर कर लो। और इसमें मैं एक कहना चाहूंगा कि जैसे उसमें वन गो में गए, फर्स्ट वाले में आपको जितना आता था आपने वो किया, फिर आप मैथ्स में आए, फिर आरसी में आए, उसके बाद दो तीन क्वेश्चन जो बच गए हैं जिनमें थोड़ा सा आपको दो ऑप्शन में कुछ लग रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा सोच सकते हो, 5-10 मिनट और ले सकते हो। बट उसमें भी इतना नहीं लेना कि पेपर टू का टाइम नहीं बचे, तो आप उसके लिए उसको सेव करके छोड़ सकते हो कि ओके मैं 2 से 4 क्वेश्चन बाद में आके देख लूंगा। फिर आपको जैसे मेरा आया था, मैं 50 मिनट्स में मैंने पेपर वन ऑलमोस्ट कवर हो गया था, मैं फिर आ गया था पेपर टू में, जिसमें पेपर टू में आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये ना ये हमारा सब्जेक्ट है तो इजी होगा या इसमें ज्यादा स्कोरिंग इजी है। बट वो बनाते ही ऐसा है कि इजी तो पेपर वन भी नहीं है, पेपर टू भी नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, उसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। जो उसके सीक्वेंस वाले आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा, इसमें मैं कहूंगा कि जैसे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 20 to 25 कॉमन सेंस वाले हैं, जिसमें आप थोड़ा सा सोच के लिखोगे। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या सीक्वेंस रहेगा, अगर मैनेजमेंट की बात करूं तो उसमें से तो आपको ये चीज थोड़ा सा स्टार्टिंग से करोगे। जैसे कोई भी टेस्ट हो गया या रिसर्च का कोई टूल हो गया, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो सब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। उसके अलावा फिर आपको ये सेम टेक्निक जो पेपर वन में यूज किया था, कि आपको वन गो में जितने आते हैं आप वो कीजिए, और सिर्फ वही कीजिए जिसमें आप 100% श्योर हो। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया कि 51 से स्टार्ट हुआ 150 तक, इसमें ऑलमोस्ट मेरे वन वन आवर से ऊपर लगा। तो लेकिन इसमें मेरे ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100 मेरे 45 to 50 क्वेश्चन हो गए थे जिसमें मैं श्योर था।
क्योंकि ये 50 हो गए। पेपर वन में मेरा था कि 30 क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैं ऐसे लेके चला कि ओके अभी मेरा 80 हो गया है। तो फिर भी मैंने कहा कि अभी जनरल के हिसाब से नेट भी नहीं हुआ है, तो फिर मैं वापस आया, फिर मैंने स्टार्ट किया वापस जो जो मेरे को, जिन 2 क्वेश्चन में मेरे को डाउट था, तो फिर वापस वन गो में गया। इस वाले में ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगे। फिर आउट ऑफ जो टोटल 3 घंटे हैं उनमें से 2.5 में मेरा 2 गो हो गया था, जिसमें अभी लास्ट के आधे घंटे में मेरे पास कोई 5 to 10 क्वेश्चन थे, जिसमें थोड़ा सा मेरे को सोचने का था कि ओके मैं आराम से सोच के इसमें थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो फिर मैं उस वे में गया, और फिर लास्ट में वो भी सॉल्व हो गया, और आखिरी के 5 से 10 मिनट में मेरा ऑलमोस्ट हो गया था। तो इसमें आपको इस वे में जाना है कि आपको पहले ये देखना है कि आपके स्ट्रेंथ किसमें है, जिसमें वीक है उसमें आपको थोड़ा एडिशनल टाइम देना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर पेपर होने के बाद फिर आप जिससे चाहे बात करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आराम से रिलैक्स होके। हाँ, और एक और मैं मेंशन करूंगा कि बीच बीच में आप जो इलेक्ट्रोलाइट लाए उसको भूल मत जाना, क्योंकि स्ट्रेस इतना रहता है कि वो सामने वाली बोतल भी नहीं दिखती। तो आपको खुद को रिमाइंड करते रहना है कि हर आधे घंटे में या 45 मिनट्स में थोड़ा सा उसका एक सिप ले लिया, थोड़ा सा माइंड को फोकस करने के लिए। तो फिर ये प्रोसेस आपको पूरे एग्जाम में फॉलो करनी है। तो मेन मेन सर यही था कि जिसको ब्रीफ में करके बता दिया सर। क्या बात है। सो दिस इज अनिल बिश्नोई, और इसे कहते हैं जेआरएफ होल्डर। आपने देख ही लिया होगा, और उसके लिए कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है अब। जिस हिसाब से अनिल ने बोला, जिस हिसाब से इन्होंने स्ट्रेटेजी बताई, जिस हिसाब से एग्जाम में गए, सो ये एग्जाम में एग्जाम देने नहीं गए थे, एग्जाम क्वालिफाई करने गए थे। सो दिस इज द राइट एटीट्यूड ऑफ एन रियल कैंडिडेट। और इसी तरीके से आपने खुद ही पता लग गया होगा आपको कि हाँ भाई, जेआरएफ होल्डर इसी तरीके के होते हैं। आपने खुद सुना है और समझा है चीजों को। कोई बेवकूफ आदमी जेआरएफ क्वालिफाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ना अपनी स्ट्रेटेजी पता है, ना उसको स्ट्रेंथ पता है, ना उसको वीकनेस पता है, ना उसको ये पता है कि सिलेबस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिनके पास में सिलेबस भी नहीं है, और ना उन्होंने देखा ना डाउनलोड किया, और डाउनलोड भी किया तो पड़ा है फोन में ऐसे ही, जैसे परिवार से कोई इमेज आती है वो पड़ी रहती है, वैसे ही तुम्हारा वो भी पड़ा हुआ है। तो उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली चीज तो आपको स्ट्रेटेजी जो अनिल ने बताई है उसको दोबारा से सुनना। ये सेम वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा एडिट होके बाद में, और उसमें आप ये चीज सुनना अच्छे से बार बार कि किस तरीके से मैं भी चुप रहा और मैं भी चुपचाप सुनता रहा कि एक जेआरएफ होल्डर जब तैयारी करता है तो किस तरीके से वो फॉलो करता है। और मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी, ये मैं जितनी भी अनिल ने चीजें अप्लाई करी, मैं मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी मैंने चीज ना बताई हुई, सारी मेरी बताई हुई सारी चीजें हैं। चाहे वो एग्जाम के अंदर आपको लेके जाना, इलेक्ट्रोलाइट्स लेके जाना, चाहे आप चॉकलेट खा के जाना हो, चाहे आप वन गो में पूरा एक बार चले जाओ, एग्जाम को एक बार देख लो पूरा, है ना। और या फिर आप पहले सिलेबस कवर करो और लास्ट में मॉक टेस्ट जरूर लगा के देख लो। इन लोगों को मैंने स्पेशली बोला था यूजीसी नेट की खुद की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, कैसा रियल एग्जाम होता है वो आप जाके देखो। सो मैं यूं कहता हूं कि स्टूडेंट वो होता है जो पढ़ने के साथ साथ उस चीज को फॉलो भी करता है, एंड दिस इज व्हाट अनिल बिश्नोई इज। और बहुत ही बेहतरीन सारी बातें बता दी। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, कमेंट तो कर ही सकते हैं ये बच्चे, है ना। सर सॉरी सर, एक बात और कहना चाहूंगा कि हाँ। जैसे सर का थोड़ा सा मोटिवेशन रहता ही था हमेशा। तो जब सर ने मैराथन ली 12 घंटे की, तो मेरे पास 12 घंटे थे नहीं कि मैं पूरा एकदम देख पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए वो आई थिंक वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ मोनू सर ही कर सकते हैं। तो जब इन्होंने 12 घंटे की ली तो मैंने वो, मेरे लिए वो 2x पे देखना भी लगातार एक गो में हो नहीं पा रहा था, क्योंकि साथ में क्लासेस वगैरह रहते थे, फील्ड पे भी जाना है। मैंने कहा कि जब हमारे सर इतना कर सकते हैं, तो इवन दो उस टाइम मैं घर पे था, तो मम्मी कह रही थी कि ये बार बार एक ही वीडियो क्या देख रहा है। तो मैंने कहा अरे मैम भाई, एक नहीं है ये इंसान 12 घंटे से लगा है, और 12 घंटे के बाद इनको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की, ऐसे किया करा, एक और लगेगी क्लास। तो जब हमारे हमारे हमें पढ़ाने वाले भी जब 24 घंटे कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता ये इंसान के लिए पॉसिबल है। ये सर का इतना रेजिलियंस है कि इतने टाइम से सर पढ़ा रहे हैं तो पॉसिबल है। वरना मुझे नहीं लगता कि 6 घंटे से ज्यादा, 6 घंटे भी छोड़ो, लगातार 3 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ना मुश्किल है। और वो भी खासकर हमारे फील्ड वालों के लिए, क्योंकि एक टाइम पे हम इतना बैठे नहीं है लगातार। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि जब सर कर सकते हैं तो आखिरी में अभी आपको एकदम स्प्रिंट मोड में जाना चाहिए, कि अभी आपको 8 से 10 घंटे तो मिनिमम है।
जब सर इतना पढ़ा रहे हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी इसके साथ जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो उसको आप स्टार्टिंग से करते रहिए। जो अभी आया है, जो अभी ज्वाइन हुआ है, तो उसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जैसे ही दिसंबर सेशन एंड हो, आप जनवरी से स्टार्ट कर दो। और आप ऐसे लेके चलो कि मुझे बस इसी अटेम्प्ट में कर देना है, क्योंकि लाइफ में और भी काम रहते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ जेआरएफ या नेट। वो जिसका भी जिसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन है वो निकलेगा। तो यही सब मैं अपने मेरे बैचमेट्स वगैरह है, मेरे जूनियर्स वगैरह हैं, उनको भी सेम ही मोटिवेट करता हूँ। तो उम्मीद है आप सब भी इस सर को फॉलो करें और आप सबका भी होगा। तो ये पहला ही अटेम्प्ट था आपका अनिल? यस सर। फर्स्ट वन को ही चाहिए होता है सीरियसली। देखो ऐसे कैंडिडेट्स ऐसे ही होना चाहिए, समझदार इंसान को, कि भाई जो जो बता रहे हैं वो इस तरीके से फॉलो करना है, और वो इस तरीके से चीजें चल रही हैं, और वो देखो हो गया, सब हो जाता है। और अब ये बताओ, अब तो इनके बच्चों के पास में और भी रिसोर्सेज आ गए हैं, किताबें अवेलेबल है, मेरी खुद की बुक अवेलेबल है, टॉपर्स गाइड अवेलेबल है, उसके अलावा PYQs 20 सालों के अवेलेबल है, वो मैंने छांट के दे दिए अलग से। तो अब इनके पास में बहाना तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मतलब एक से एक कंटेंट अवेलेबल है, 24 घंटे की मैराथन अवेलेबल है जो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं उस चीज को। तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है, और पिछले मतलब 200 से 300 वीडियोस अवेलेबल होंगी यूट्यूब पे। और उसके अलावा पेड कोर्स तो वही, उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। उस तो जिसने लिया है उसको ही पता है वहाँ किस तरीके की क्लास होती है, और वो क्या लेवल है उसका। अनिल पेड कोर्स में थे तुम, है ना? यस सर, यस सर। यार बस सर कमेंट कभी तो करते नहीं थे तुम, कमेंट नहीं सर, करते थे? मेरा लाइव कभी नहीं हो पाया सर। प्रॉब्लम था कि मेरा मोस्टली क्लासेस, थोड़ा खाना वाना बनाना सर, बहुत हेक्टिक था अच्छा। शेड्यूल। इतना था कि सर मैं सर्दियों में जब मेरी नींद नहीं खुलती थी तो मैं एकदम ठंडे पानी से नहा के बैठ जाता था कि हाँ अब देखते हैं नींद कैसे आएगी। तो मैं उसके बाद सर वो मेरे को इतना सही लगा। तो सर उसके लिए फिर जैसे ही सर हमारा बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री, तो उसमें सर एक मैं वो उसका मैकेनिज्म बताना चाहूंगा कि जैसे ही सर हमारे जैसे दो फेज होते हैं कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे ही बॉडी पे ठंडा पानी आएगा विंटर में, वो बॉडी एकदम फाइट एंड फ्लाइट मोड पे, नींद विंद सब भाग जाएगा, उस टाइम एड्रिनल एकदम पीक पे होगा। तो उसके बाद सर मेरा पहला ये लगता था कि मेरे को थोड़ा सा वो खांसी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। बट मैंने सर स्टार्टिंग में जो फॉलो किया, एकदम मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं अभी भी वही फॉलो करता हूँ। हमेशा विंटर में पूरा ठंडे पानी से नहाओ, पूरा नींद वगैरह उड़ जाएगा आराम से। इसमें पूरा एकदम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरा एकदम एक्टिवेट। फिर आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम। और सर मेरे को मॉर्निंग में पढ़ना ज्यादा सूट करता है, बट वो मैं सबको नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपको देखना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कब आती है। कोई होते हैं रात को पढ़ सकते हैं, बट मेरा था कि मॉर्निंग में ज्यादा सही था। तो नींद भगाने के लिए तो मेरी ये सारी स्ट्रेटेजी थी। चलो अनिल, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी आपकी। लेकिन देखो, इसको घर पे अप्लाई ना करें बाकी लोग ऐसा भी हो सकता है, ठंड के मारे आपकी हालत भी खराब हो सकती है। क्योंकि फिजियोलॉजी हमें अलाउ करती है, लेकिन सर्टेन कुछ लेवल्स तक। ओके सर, हाँ। क्योंकि जब मौसम बदल सकता है, सारी दुनिया बदल सकती है, तो हमें भी थोड़ा सा बदलना चाहिए। उसके हिसाब से हमें होम्योस्टेसिस से थोड़ा सा खेलना नहीं चाहिए। मेंटेन रखना बाकी देखो, हर कोई अनिल नहीं होता, तो आप अपना देख लेना। कईयों को मेरे तरह जो होते हैं, जिनको थोड़ा सा भी ठंडा पानी पी लिया तो छींक आ चाहिए। जाती है। तो कईयों को रहती है इस तरीके की, लेकिन जो झेल सकते हैं वो तो डेफिनेटली गो फॉर दैट मूवमेंट। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अपनी तरफ से। आपकी अपनी इच्छा है। कोई चाय पी के, कोई कॉफी पी के, कोई मूवी देख के, कोई दूसरी अपने जगह ओपोनेंट को देख के काम चलाता है। तो हर किसी के पास में अपना डिफरेंट टाइप का स्टिमुलस होता है फॉर मोटिवेशन। तो आपका अपना स्टिमुलस ढूंढो। आप खुद का स्टिमुलस नहीं ढूंढ पा रहे हो, सोचो कल को आप जब बच्चों को पढ़ाओगे तो उनका कैसे स्टिमुलस ढूंढोगे। सो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, तो अनिल, जिस दिन JRF का रिजल्ट आया, और उस दिन आप कहाँ थे, और कैसे, किसने बताया, और घर वालों को कैसा लगा फिर? सर जैसे एग्जाम हमारा 28 जून को हो गया था, जैसा कि मेरे को याद है। तो उसके बाद मेरा एकदम सर मेंटल फैटिक इतना हो गया था मेरी। अ, हमारे थर्ड सेमेस्टर की स्टार्ट हो गई थी क्लासेस। बट हम्म। मैंने सीधा, वहाँ मेरा भाई मुंबई में रहता है सर, मैं वेकेशन पे गया। मैंने कहा कि अब मेरे को थोड़ा इनसे पढ़ाई से थोड़ा दूर जाना है। तो मैं 8 to 10 डेज का मैं मुंबई ट्रिप पे गया। वहाँ बढ़िया। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने गांव वगैरह घूम के गया, फैमिली वगैरह से मिला, क्योंकि उसमें सर सर यूजीसी प्रिपरेशन में मैं काफी सारी वेडिंग अटेंड नहीं कर पाया था, फंक्शन वगैरह नहीं कर पाया था। तो काफी सारे रिलेटिव्स वगैरह, मेरे भाई वगैरह है, कजन्स वगैरह, उनके मैं वहाँ जाना था। तो स्टार्टिंग के 5 to 10 डेज एग्जाम के जस्ट बाद मैं निकला, सब जगह घूम के आया। फिर मैं हमारा रिजल्ट आया था 21 जुलाई को, 20 to 21 को आया था। तो उस टाइम सर मैं 15 को फिर निकल गया वहां से मुंबई।
हम्म। मैं जब मुंबई में बीच उस दिन मेरा भाई मुंबई में रिलायंस में सिक्योरिटी ऑफिसर है, तो मैं वहाँ उनके पास था। तो मैं अपनी फैमिली को लेके गया था, तो वहाँ हम घूम रहे थे, फिर घूम के मैं आ गया। सुबह हम बीच पे घूमे सर, फिर इवनिंग में आफ्टरनून में आ गया था रिजल्ट। तो मैं आके ऐसे ही लेटा हुआ था, तो मैं ऐसे ही फोन चला रहा था, तो सबसे ऊपर आ गया कि यूजीसी नेट रिजल्ट आउट। तो उसमें सर नहीं, सब पहले आंसर की आई थी। तो आंसर की खोलने के लिए किया, बट जैसे ही मैंने किया उस टाइम रिजल्ट भी आ गया था। तो मैंने हाथों हाथ लगाया, उसमें अपने एप्लीकेशन नंबर और मेरा आ गया। मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया और आराम से देखा पहले उसको कि है। लेकिन जैसे सर आंसर की में था, तो मेरे 206 तो मेरा बन रहा था, तो मुझे था कि नेट तो श्योर है। जेआरएफ का मैंने कहा कि पहले से ही इतना खुश नहीं होते, क्या पता एक टाइम और लग जाए। तो उसके हिसाब से था, तो मेरे को ये तो पता था कि 200 अबव है। पिछली बार की कट ऑफ गई है 200। तो मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा इस बार लेवल भी थोड़ा सा हार्ड था, तो मुझे लगा कि मुझे टू मैसेज थ्री किया था क्या? हाँ सर, फिर जैसे ही सर जिस दिन आया, मैंने आते ही मैंने सीधा, अब हम ऑनलाइन क्लास लेते थे उस टाइम, मैं व्हाट्सएप पे सर मेंबर नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आया मैं सर को ढूंढूं कैसे। फिर मैं सीधा इंस्टाग्राम पे गया, इंस्टाग्राम पे मैंने सर को मैसेज किया। फिर सर ने मेरे को वहीं से कॉल किया था, तो नंबर लेके, और उस टाइम मैं सर मुंबई पे ही था। और फैमिली का रिएक्शन वगैरह सर सब खुश थे। वो देख ही रहे थे मेरी प्रोसेस, तो मैं अच्छे से फॉलो कर रहा था, तो वो सब खुश थे। अभी वैसे एक साल और है, तो अभी मैं फिलहाल थर्ड सेमेस्टर में हूँ। अभी 12 को मेरा एग्जाम है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का, तो अभी एग्जाम ही चल रहे हैं हमारे। उसके बाद थोड़ा सिनॉप्सिस वगैरह हमारे मास्टर्स में है, तो वो सबमिट करना है। फिर नेक्स्ट सेम में हमें रिसर्च पे वर्क करना है। तो मेन यही प्रोसेस है अभी। तो खुश हो गए थे एकदम घर वाले सब, एकदम बढ़िया हाँ सर, पर्सन। एकदम खुश हो गए थे। फिर सर का कॉल आया, तो मैं एक भी, हाँ ये भी कहना चाहूंगा कि मोस्टली बच्चे ये होते हैं कि एक बार कर ले, तो मेरे लिए सर ये था कि मैं अपने रूट से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। इंसान कहाँ पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है वो, और किससे पढ़ा है, वो इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो सर ऐसे क्लास में कभी कभी बोलते थे कि कुछ लोग निकलने के बाद इन्फॉर्म नहीं करते या बताते नहीं है। मैंने कहा कि पता नहीं ऐसे कौन लोग हैं फिर, हमें तो, हम तो रेडी हैं एकदम। मैंने तो सर को सामने से किया, तो सर ने कहा कि गुड़गांव आना है। मैं जब 21 को फोन किया, सर ने कहा 3 या 4 को गुड़गांव में फंक्शन है। मैंने कहा हाँ सर जरूर आएंगे। हमारी तब तक थर्ड सेमेस्टर की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा कोई हाँ, ना, क्लासेस 3 4 दिन और लेट हो जाएगी, क्या है अभी। तो मैं आराम से सर के पास गया, गुड़गांव में मिल के आया था। अच्छा फंक्शन था, पूरा एकदम एंजॉय किया। तो खाने यही पीने कहना का चाहूंगा बढ़िया कि अगर बंदोबस्त आपको आपको ये हमेशा कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप आए कहाँ से हो, आपकी लाइफ में किस किस ने क्या योगदान दिया है। तो मेरे लिए नेट के लिए मैं सर को ही देना चाहूंगा, पेपर वन में अभिषेक सर, उनकी वजह से मेरे 4 चैप्टर इतने अच्छे से हो गए थे। मैं अभिषेक सर और मोनू सर के लिए गया था स्पेशल, मैंने कहा कि इनसे मिल के आना है फेस टू फेस। तो एक बार हमारे अभिषेक सर ने कहा भी था कि एक बार ग्रुप में सर किसी ने कहा था कि सर आपके नंबर, तो सर ने कहा था कि एक बार आ जाओ नेट करके फिर दूंगा। तो मैं सर से एकदम स्पेशल गया था, कि मैंने कहा सर जेआरएफ हो गया, अब आपके नंबर चाहिए। तो वो आपको एक बॉन्डिंग रखनी पड़ेगी, और आपको उस वे में प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। तो मेन चीज वो तो है ही यार, आपके लिए भी अभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं कैंडिडेट, तो एक मोटिवेशन है आपके लिए। पिछली बार देखो कितना अच्छा फंक्शन था, उससे भी अच्छा फंक्शन इस बार रखेंगे। आप लोगों को नेट जेआरएफ निकालना है गुड़गांव में, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए पार्टी रहेगी। मस्त खाना पीना लंच और प्रोग्राम रहेगा आप लोगों के साथ में। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, धुआं धुआं करेंगे इस बार फिर से। और यही बात है यार, और तो क्या ही बताएं। किसी का अगर कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है। हम्म। कोई ऐसा सवाल छूटा होगा अनिल ने जो जवाब ना दिया हो, खुद मेरे पूछने से पहले ही सारी स्ट्रेटेजी बता दी, सारी चीजें बता दी, किस तरीके से पढ़ाई करी वो सारी चीजें बता दी। मुझे ऐसा लगता नहीं है। बाकी आप क्या कहना चाहोगे अनिल, बाकी स्टूडेंट्स को जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको? तो सबको मैं यही गाइड करना चाहूंगा कि आपकी अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी अपनी फाइनल जो कुछ लगेगा आपका, वो आप उसके अकॉर्डिंग दीजिए। अभी आपका ये टाइम है कि आपको रिवीजन पे फोकस करना है पूरा। लास्ट का 1 मंथ, लास्ट के 1 मंथ में आप प्रॉपर रिवीजन कीजिए। उससे उसके साथ साथ वीकली आपको 3 से 4 मॉक, फुल मॉक लगाने हैं, जिसमें आपको दोनों बैलेंस लेके चलना है। जैसे मैं भी दोनों बैलेंस लेके चला था, तो मेरे मार्क्स भी सर कोइंसिडेंसली दोनों के बैलेंस ही आए। पेपर वन में मेरे 35 सही हुए थे, पेपर टू में 70। दोनों परसेंटेज मिला के मेरे टोटल परसेंटाइल था 99.93। मार्क्स थे मेरे 210। तो आपको दोनों का बैलेंस लेके चलोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जिसको आप पेपर टू में आप एक हद तक सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगता है कि सर 55 के बाद आपको थोड़ा सा पेपर टू में खींचना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके कंपेयर में आप पेपर वन में आप अगर थोड़ा सा अच्छा करो, आप 35 to 40 इजीली ला सकते हो।
अगर आपका पेपर 2 अच्छा है तो आपको कोशिश करना है कि अगर 55 आ रहे हैं तो आपको 65 कैसे तक जाए, 65 नहीं तो 60 तक तो जाए ही जाए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल पुश करना है। फिर आपको जो प्रोसेस बताइए उसको आप फॉलो कीजिए। बाकी इतना एग्जाम का इतना स्ट्रेस लेना नहीं है। बाकी कि मेंटली इतना ही रखना है कि हाँ, जो मैंने प्रिपरेशन किया है उस पर आपको बिलीव रखना है, अपना ट्रस्ट रखना है और उस प्रोसेस को फॉलो करना है। और इसके साथ साथ पूरी प्रोसेस को एंजॉय करना है, क्योंकि सर हाँ, हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें हम एक खुद में एक डॉक्टर है। हाँ, हमें पता है हमें क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको प्रॉपर इसमें जब साइकोलॉजी है तो हमें मेंटल पता चलेगा कि इंसान कैसे रहता है। मेडिसिन वगैरह है उसमें उसमें आपको पता चलेगा इंजरी वगैरह है, फर्स्ट एड वगैरह कैसे करते हैं, सीपीआर वगैरह कैसे देते हैं। उसके साथ आपको बायोकेमिस्ट्री हो गया, उसमें बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजी में क्या अडेप्टेशन हो रहा है एक्सरसाइज से। तो आप उस वे में जब प्रिपरेशन करोगे, जब अपने पे लेके देखोगे कि ओके, ये एक्सरसाइज से मेरा ये अडेप्टेशन होता है, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस टाइप ट्रेनिंग में क्या होता है, स्ट्रेंथ टाइप ट्रेनिंग में क्या होता है। जब आप इस सब प्रोसेस को अपने पे लेके देखोगे, क्योंकि हम इन द एंड हम एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, तो हमें जब इन सब कॉन्सेप्ट को कंबाइन करेंगे तो आपको वो याद रखने में आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद रहेगा कि ओके, इससे ये चेंजेस होते हैं। तो इसको भी आप इस होल जर्नी को एंजॉय करना है, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट सब हमारे बॉडी के इंटर लिंक्ड है। तो हमें इन सबको फोकस करना है और इन सबको एक साथ लेके चलना है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार मेहनत। मैं तो यही कहूंगा कि इतनी बढ़िया और बेहतरीन जर्नी आप लोगों को बता दी, खुद का एक्सपीरियंस बता दिया। 210 नंबर पिछली बार आए थे, आप सभी ने देख ही लिया। 35 पहले में और दूसरे में आपके 70 नंबर देखने को मिले। तो काफी 70 क्वेश्चंस। तो ये काफी बेहतरीन जर्नी, और उसी के साथ साथ में इतना इंटरेस्टिंग वे में सारा रोड मैप समझा दिया इन्होंने। बाकी डेली मेरी 4 बजे क्लास होती है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम आजकल यूनिट वाइज थोड़ा सा रिवीजन चल रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ रही हैं, और उसके बाद में हम पीवाईक्यूज उठाएंगे। तो आप जुड़े रहना भैया, ईमानदारी से मेहनत करो, और मेहनत से कोई सेकंड ऑप्शन मत रखो। देर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ डिसिप्लिन ऑल्सो एंड हार्ड वर्क ऑल्सो। हार्ड वर्क और इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो, लेकिन उसमें तो करना तो वर्क ही पड़ेगा, स्मार्ट के साथ में वर्क जोड़ना ही पड़ेगा। विदाउट वर्क यू कांट डू एनीथिंग। तो आपको मेहनत करनी है, लगातार करनी है, और ईमानदारी से करनी है। और उसी के साथ साथ में डेली 4 बजे यूट्यूब पे यूजीसी नेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे जुड़ना है मेरे साथ में। वहां पर आएंगे, आपको ऑलरेडी 300 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, उस पर जाके देखो भाई, करो कुछ फिजिकल एजुकेशन में। मैं तो यही कहूंगा, आप जैसे स्मार्ट ब्रिलियंट माइंड जब जाएंगे फिजिकल एजुकेशन में, अब जैसे अनिल है, ये जब जाएंगे और प्रोफेसर बनेंगे, किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे जाके, तो वो एक अलग ही लेवल का एक छाप छोड़ेंगे। तो अल्टीमेटली जो तुम कहते हो ना कि फिजिकल एजुकेशन को इज्जत नहीं मिलती, इज्जत दिलाने वाले कौन है? तुम और हम ही हैं। आज ये आज ये हो गया है कि फिजिकल एजुकेशन की कट ऑफ बाकी सारे सब्जेक्ट से ऊपर जाने लग गई है। पहले ऐसा तो फिजिकल एजुकेशन की कट ऑफ सबसे नीचे रहती थी। आज ये हो गया कि 200 पार जा रही है। इतनी तो इंग्लिश की भी नहीं जा रही जितनी हमारी जा रही कट ऑफ। तो आप ये सोच के देखो कि अब वो लेवल आ चुका है, तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। और फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद करवाने वाले हम और आप ही हैं, और कोई नहीं आएगा करवाने। यानी कि हमको और आपको ही पढ़ना पड़ेगा, और हम और आप मिलके ही स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे फिजिकल एजुकेशन का, क्योंकि गिराने वाले भी हम ही हैं, उठाने वाले भी हम ही हैं। तो हमें मन लगा के पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, और इस बार क्रैक करके ही दिखाना है। फर्स्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट लेके चलना है। इसी के साथ साथ में मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अनिल बिश्नोई का, जिन्होंने कीमती समय निकाला अपना, और इतने भारी शेड्यूल में, अभी इनको खाना भी बनाना होगा शायद, खाना खाना भी होगा हाँ शायद, हाँ सर। तो उस इतने भारी शेड्यूल में से, और हमें पूरी बातें बताई, सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन था, मैं तो चुपचाप बस सुन रहा था। और जिसको जेआरएफ निकालना हो ना, वो तो चुपचाप सुन ले इस बात को, और इसको फॉलो कर ले, अमल कर ले, तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही अनिल बिश्नोई के साथ में मैं सेशन करूंगा जब ये गुड़गांव आएंगे तब, और बैठ के एकदम पॉडकास्ट करेंगे। आज थोड़ा सा समय के कारण, और आप लोगों को स्ट्रेटेजी भी मुझे बतानी थी, समय पे बतानी थी, क्योंकि देखो 1 महीने बाद मैं इस बात को बताऊंगा उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि एग्जाम आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए स्पेशली ये सेशन अलाइन किया गया, मैं भी यहाँ पर रुका हुआ हूँ आप लोगों के लिए। और अनिल भाई ने भैया इतना बढ़िया बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप जैसे ही फिजिकल एजुकेशन को आगे लेके जा रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिजिकल एजुकेशन फील्ड को, क्योंकि भैया
आप ही, क्योंकि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है ना। पूरी कहानी ऐसे है कि बंदूकों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो आप जैसे जवानों की जरूरत है फिजिकल एजुकेशन। आप जैसे जवान जब उठाएंगे ना बंदूक तो ऐसे करेंगे, तभी आएगा मजा असली। और तब देखेंगे कौन है असली और कौन है नकली। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी बहुत अच्छे से सुना चुपचाप बैठ के, क्योंकि म्यूट कर रखा था आपका इसलिए। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था भाई अनिल, थैंक यू सो मच यार।